हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीप नीट अकेडमी। तो आज हम अध्याय 14 श्वसन और केशों का विनिमय पार्ट 3 कर रहे हैं। फर्स्ट में हमने देखा मानव श्वसन की प्रक्रिया के बारे में और श्वसन अंग के बारे में कि कौन से संग में किस प्रकार से श्वसन करते हैं और उनका जो इम्पोर्टेंट अंग होता है श्वसन करने का वो कैसे होता है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखा मानव श्वसन तंत्र के बारे में। आज हम श्वसन की क्रियाविधि पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप सेशन पर नए हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, सेशन को लाइक कीजिएगा, प्यार से कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्वसन की क्रियाविधि, इसमें हम आज पढ़ेंगे श्वसन दो चरणों में। श्वसन में दो चरण सम्मिलित होते हैं। अंतः श्वसन, जिसके दौरान वायुमंडलीय वायु को अंदर खींचा जाता है, और निःश्वसन, जिसके द्वारा वायुमंडलीय वायु को फुफ्फुसीय वायु को बाहर मुक्त किया जाता है। ठीक है, वायु को फेफड़े के अंदर ले जाने के लिए फेफड़ों एवं वायु के बीच दाब प्रवणता निर्मित की जाती है। ठीक है, तो जो अंतःश्वसन और बहिःश्वसन होता है वो कैसे होता है? दाब प्रवणता के द्वारा होता है। ठीक है, तो आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अंतःश्वसन तभी हो सकता है जब वायुमंडलीय वायु से फेफड़े की वायु का दाब जो है वो कम हो ना, अंतर्फुफ्फुसीय दाब जो है वो कम हो, अर्थात फेफड़ों का दाब वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष कम हो। इस तरह निःश्वसन होता है। तो ये क्या कह रहा है? निःश्वसन कब होता है? जब हम वायु को बाहर कब छोड़ते हैं? जब अंदर का दाब ज़्यादा हो, किससे? वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा हो। तो ज़्यादा से जो है वो वायु कहाँ आएगी? कम की ओर आएगी। ठीक है, जब अंतःश्वसन फुफ्फुसीय दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, डायफ्राम और एक विशिष्ट पेशीय समूह पसलियों के बीच स्थित बाह्य एवं अंतरापर्शुक पेशियां इंटरकोस्टल इस तरह की प्रवणता उत्पन्न करती हैं। तो जो डायफ्राम होता है वो क्या होता है? इसमें एक विशिष्ट पेशीय समूह होते हैं। वो क्या होते हैं? आपकी बाह्य अंतरापर्शुक या अंतरापर्शुक यानी इंटरकोस्टल जो मसल्स होती हैं वो ये दाब प्रवणता को उत्पन्न करती हैं। तो अंतःश्वसन डायफ्राम के संकुचन से प्रारंभ होता है। जो आपका अंतःश्वसन होता है, इंस्पायरेशन होता है, वो कैसे होता है? डायफ्राम संकुचित होता है, जिससे क्या होता है? अग्र पश्च अक्ष का जो आयतन होता है एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सेस में वक्षुगुहा का आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ेगा तो क्या होगा? दाब घटेगा। ठीक है, और दाब घटने से क्या होगा? वायुमंडलीय दाब ज़्यादा रहेगा। जब अंदर का दाब कम है और बाहर का दाब ज़्यादा है तो वायु कहाँ आएगी? ज़्यादा से कम की ओर, यानी कि वायुमंडलीय दाब जो से बाहरी वायु जो है वो फेफड़ों में जाएगी। तो इससे क्या हो जाएगा? अंतःश्वसन हो जाएगा। बाह्य अंतःपर्शुक पेशियों का संकुचन, पसलियाँ और उरोस्थिका ऊपर की ओर उठना। ठीक है, अंतःश्वसन में क्या होता है? जो आपकी पसलियाँ होती हैं वो बाहर और ऊपर की ओर उठती हैं। ठीक है, तो श्वसन की क्रियाविधि दाब प्रवणता के सिद्धांत पर आधारित है, प्रेशर ग्रेडियंट के सिद्धांत पर। श्वसन की क्रिया मुख्य दाब में अंतर के कारण होती है। जब गुहा थोरैक्सिक कैविटी का आयतन बदलता है, जो बक्षीय गुहा होती है उसका आयतन जब बदलता है तो फेफड़े के अंदर दाब बदलता है, जिससे हवा का आगमन होता है। ठीक है, नॉर्मल ब्रीथिंग रेट जो होती है वो कितनी होती है? 12 से 16 पर मिनट। हम एक बार में कितने श्वसन करते हैं? वो 12 से 16 पर मिनट करते हैं। ठीक है, क्या होता है? ऊपर उठ जाता है, जो आपका पसलियाँ हैं वो ऊपर की ओर उठती हैं, जिससे पृष्ठाधार अक्ष में वक्षुगुहा का आयतन जो है वो बढ़ जाता है। अब वक्षुगुहा के आयतन में किसी भी प्रकार से हुई वृद्धि के कारण फुफ्फुसीय आयतन में भी समान वृद्धि होती है। ठीक है, और इस समान तरह की वृद्धि फुफ्फुसीय दाब को वायुमंडलीय दाब से क्या कर देती है? कम कर देती है, जिससे क्या होता है? बाहर की जो वायु है बलपूर्वक क्या होती है? फेफड़ों में आ जाती है, क्योंकि फेफड़ों का दाब जो है वो कम है, इसलिए जो बाहरी वायु है वो बलपूर्वक फेफड़ों के अंदर आ जाती है और अंतःश्वसन की जो क्रिया होती है वो संपन्न होती है। ठीक है, डायफ्राम और अंतःपर्शुक पेशियों का शिथिलन यानी कि रिलैक्सेशन क्या होता है? जब डायफ्राम जो है वो अभी चपटा था, ठीक है, अभी कैसे हो गया? वापस अपने आकार में आ गया, यानी कि ये शिथिल हो गया। तो डायफ्राम और उरोस्थि को उनके सामान्य स्थान पर वापस कर देगा और वक्षीय आयतन को घटा देगा, जिससे कि
फुफ्फुसीय आयतन भी घट जाएगा। आयतन घटने से क्या होगा, दाब बढ़ जाएगा। ठीक है, आयतन और दाब एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, आयतन बढ़ेगा तो दाब घटेगा, दाब घटेगा तो आयतन बढ़ेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, फुफ्फुसीय आयतन भी घट जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप अंतर फुफ्फुसीय दाब वायुमंडलीय दाब से थोड़ा अधिक हो जाएगा। ठीक है, और जिससे फेफड़ों की हवा बाहर निकल जाती है, अर्थात निःश्वसन हो जाता है। ठीक है, हम अपनी अतिरिक्त उदरीय पेशियों की सहायता से अंतः श्वसन की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। जो एथलीट्स होते हैं उनका जो अंतः श्वसन और निःश्वसन की क्षमता होती है वो हमसे, नॉर्मल व्यक्ति से ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि अतिरिक्त उदरीय पेशियों की सहायता से हम अंतः श्वसन और निःश्वसन की क्षमता को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि बढ़ा सकते हैं। औसतन एक स्वस्थ मनुष्य प्रति मिनट 12 से 16 बार श्वसन करता है। श्वसन गतिविधियों में सम्मिलित वायु के आयतन का आकलन जो है वो हम किससे करते हैं, स्पायरोमीटर की सहायता से करते हैं। ठीक है, जो फुफ्फुसीय कार्यकलापों का नैदानिक मूल्यांकन करने में सहायक होता है। तो जो हम चिकित्सीय जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, स्पायरोमीटर का हम जो रोग होते हैं उनका आकलन करने में हमें ये मदद करता है। ये गैजेट होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि श्वसन जो है वो इंस्पायरेशन कैसे होता है, क्या होता है। तो डायफ्राम क्या होगा, संकुचित होकर नीचे की ओर आएगा। ठीक है, यानी कि ये समतल हो जाएगा। ठीक है, चपटा होगा, समतल हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, ये डोम के आकार का होता है तो ये कैसा हो जाएगा, चपटा हो जाएगा, जो आपका डायफ्राम है। ठीक है, पसलियाँ ऊपर की ओर जाएंगी और बाहर की ओर आएंगी। ठीक है, जो पसलियाँ होती हैं। वक्षगुहा का आयतन क्या होगा, आयतन वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा, जिसके कारण जो दाब होगा, प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, कम होगा और बाहरी हवा अंदर प्रवेश करेगी। ठीक है, प्रेशर अगर कम है तो जो वायुमंडल है, वायुमंडल में जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, प्रेशर ज़्यादा होने के कारण वायु कहाँ से, अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की ओर आएगी, यानी कि वायु अंदर आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, इंस्पायरेशन हो जाएगा, यानी अंतः श्वसन हो जाएगा। ये प्रक्रिया कैसी होती है, ये एक एक्टिव प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इंस्पायरेशन सांस लेना क्या होगा, ये डायफ्राम संकुचित होगा। हम इसे शॉर्ट में पढ़ते हैं कि डायफ्राम संकुचित होगा, वक्षगुहा का आयतन बढ़ जाएगा, जिससे कि दाब कम होगा और हवा जो है वो अंदर आ जाएगी। ठीक है, ये हम डायग्राम से देखते हैं। इसमें क्या दिया है, वायु जो है वो फेफड़ों में प्रवेश कर रही है। इसमें क्या हो रहा है, इंस्पायरेशन हो रहा है, अंतः श्वसन हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, पसलियाँ और उरोस्थी जो है वो ऊपर की ओर और है ना, और जो पसली पिंजर है वो बाहर की ओर। ठीक है, इसमें क्या हुआ, वक्षगुहा के आयतन में वृद्धि हुई, जिससे कि दाब जो है वो कम हो गया, प्रेशर कम हुआ। तो जो वायुमंडल में प्रेशर अधिक था, जो वायुमंडल में प्रेशर अधिक था तो वायु क्या हुई, अंदर आ गई। ये है हमारे पूरा अंतः श्वसन। अब हम वही श्वसन देखते हैं, निःश्वसन। एक्सपायरेशन में क्या होता है, डायफ्राम शिथिल हो जाएगा, यानी कि वापस से डोम के आकार का हो जाएगा, ऊपर की ओर उठता है, पसलियाँ नीचे और अंदर की ओर जाती हैं। पसलियाँ क्या होगी, नीचे की ओर जाएंगी और अंदर की ओर जाएंगी। ठीक है, और वक्षगुहा का आयतन जो है वो कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम होगा, तो प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, बाहर का प्रेशर कम है, वायुमंडलीय प्रेशर जो है वो कम है, और जो फुफ्फुसीय प्रेशर है, फेफड़े के अंदर का प्रेशर है वो ज़्यादा है। तो अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की ओर, यानी कि वायु बाहर चली जाएगी और ये क्या होगा, एक्सपायरेशन हो जाएगा, यानी कि निःश्वसन हो जाएगा। सामान्य स्थिति में निष्क्रिय होती है। निःश्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है, निष्क्रिय होती है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। चलिए इसे शॉर्ट में देखते हैं कि हमें इसे याद करें, कैसे करें। श्वसन को अगर हमें छोड़ना है तो डायफ्राम क्या होगा, शिथिल होगा, वक्षगुहा का आयतन कम हो जाएगा, आयतन कम होने से दाब बढ़ जाएगा और दाब बढ़ने से वायु जो है अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की ओर चली जाएगी। तो इससे निःश्वसन की क्रिया संपन्न हो जाएगी। अब हम ये डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि वायु को बाहर निकालना, हमें एक्सपायरेशन करना है। तो ये देखिए, पसलियाँ और उरोस्थी है जो वो अपने मूल स्थान पर वापस जा रही हैं, डायफ्राम शिथिल हो गया। ठीक है,
और जो वक्षुघा का आयतन है वो कम हो गया। आयतन कम तो दाब ज़्यादा, ये हो गया निशोषण। याद रखने की ट्रिक जो है वो देख लीजिए आप। आयतन ज़्यादा तो प्रेशर कम, और प्रेशर कम तो हवा बाहर, और आयतन कम तो प्रेशर ज़्यादा तो वायु अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की ओर यानी कि बाहर की ओर चली जाएगी। चलिए MCQs देखते हैं जो आज हमने टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंस्पायरेशन के दौरान क्या होता है? तो ऑप्शन ए है डायफ्राम शिथिल हो जाता है, डायफ्राम ऊपर उठता है, डायफ्राम संकुचित होकर चपटा होता है, या वक्ष आयतन घटता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। डायफ्राम जो है वो संकुचित होकर चपटा हो जाता है। अंतःशोषण के दौरान क्या होता है? आयतन जो है वो बढ़ जाता है। डायफ्राम चपटा होता है जिससे आयतन बढ़ता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेरणा के समय वक्षुघा का आयतन, यानी इंस्पायरेशन के दौरान वक्षुघा का आयतन क्या होता है? तो आयतन जो है वो डायफ्राम जो है वो संकुचित होता है जिसके कारण जो है आयतन बढ़ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, आयतन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्सर्जन यानी एक्सपायरेशन के दौरान क्या होता है? देखते हैं। डायफ्राम संकुचित होता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, डायफ्राम शिथिल होकर ऊपर उठता है। ऑप्शन सी, वक्ष आयतन घटता है। ऑप्शन डी, फेफड़े फैलते हैं। तो इंस्पायरेशन में क्या होता है? डायफ्राम जो है वो शिथिल हो जाता है यानी वापस अपने आकार ले लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डायफ्राम शिथिल हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा, मैं आंसर चेक करूँगी। क्वेश्चन फोर्थ है, गैसें फेफड़ों में प्रवेश करती हैं। तो जो गैसें हैं फेफड़ों में प्रवेश करती हैं कैसे? ऑप्शन ए है बाह्य दाब अधिक होता है। ऑप्शन बी, अंतःफुफ्फुसीय दाब कम होता है। ऑप्शन सी, ऑक्सीजन हल्की होती है। ऑप्शन डी, डायफ्राम स्थिर होता है। तो गैसें जो है फेफड़ों में प्रवेश कैसे करती हैं? फेफड़ों में प्रवेश अब करते हैं जब दाब जो है अंतःफुफ्फुसीय दाब जो है वो कम होता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब ज़्यादा होगा तो कम दाब की ओर वायु प्रवेश करेगी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य श्वसन में कौन सी मांसपेशियां कार्य करती हैं? ऑप्शन ए है इंटरकॉस्टल मांसपेशियां, ऑप्शन बी है डायफ्राम, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो जो सामान्य श्वसन में कौन सी मांसपेशियां कार्य करती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंटरकॉस्टल मांसपेशियां और डायफ्राम दोनों। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी। आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर द एंड तक बने रहने के लिए इस लेक्चर में। थैंक यू सो मच। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।